नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम पावर कॉरिडोर में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। पावर कॉरिडोर में हम बात करेंगे सरकार, सियासत और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की अंतर्कथा की और पड़ताल करेंगे कि आखिर इन फैसलों के मायने क्या है। हमारे साथ रहेंगे अनादि टीवी के ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। इसके साथ ही हम कुछ और वरिष्ठ पत्रकारों को भी जोड़ेंगे जो खबरों की खबर लेने का सिलसिला अब हम करते हैं शुरू। आईपीएस कैडर रिव्यू मामले को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच खींचतान शुरू हो गई है। दरअसल मध्य प्रदेश ने आईपीएस के कम से कम 195 पदों का काडर करने की मांग की है, जबकि डीओपीटी सिर्फ 175 पद से ज़्यादा करने को राजी नहीं है, क्योंकि नियम अनुसार प्रदेश के मौजूदा काडर के 5% पद ही बढ़ाने की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव के आधार पर गृह विभाग ने 39 नए पद मांगे हैं। इनमें एडीजी के 10 नए पद शामिल हैं, माफ़ कीजिए 16 नए पद शामिल हैं। तर्क दिया है कि प्रदेश में नक्सल मूवमेंट से एंटी माफिया और एंटी करप्शन अभियान के लिए नए पद की जरूरत है। यदि काडर रिव्यूज में पर्याप्त पद नहीं मिलते हैं तो राज्य पुलिस सेवा के कई अफसर आईपीएस बनने के बिना ही रिटायर हो जाएंगे। तो इसी में बात करेंगे हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे से कि आखिर इसके मायने क्या निकलेंगे, इसका फ़ायदा क्या होगा और नुकसान क्या है। जी ब्रजेश जी। देखिए मनोज जी, दरअसल कैडर रिव्यू के लिए जो प्रस्ताव भेजा गया है, वैसे कि सभी राज्य प्रस्ताव भेजते हैं केंद्र को, डीएपीटी को, तो वो 5% रहते हैं जो आपके पास पद हैं, उसी अनुसार आपके यहाँ बढ़ाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा पद मांगे गए हैं। उसकी वजह है कि बहुत सारे अधिकारी जो एसपीएस स्तर के हैं या आईपीएस स्तर के हैं, वो अपने समय सीमा में पदोन्नत ना होने के कारण रिटायर्ड हो जाएंगे। यदि ये पर्याप्त जो पद मांगे गए हैं वो नहीं मिलते हैं तो कई एसपीएस ऐसे होंगे जो आईपीएस बिना ही रिटायर हो जाएंगे। और साथ ही एक नियम अनुसार जो 25 साल की एडीजी सेवा होती है उनको एडीजी बना दिया जाता है और 30 साल में डीजी बनाने का प्रावधान है। इसी कारण से डीजी के भी पद मांगे गए हैं 2 बढ़ाकर, और एडीजी के 48 पद मांगे गए हैं, जबकि पहले से 42 एडीजी हैं, जबकि अब तक स्वीकृत सिर्फ 32 है। 15 ऐसे पद हैं मनोज जी जो आईजी स्तर के अधिकारियों के हैं, लेकिन वहां पे एडीजी बैठे हुए हैं। तो इस तरह से एक पूरा ढांचा मतलब पुलिस महकमे का बिगड़ गया है अभी वर्तमान में, क्योंकि पदोन्नति आप देते गए उनको, लेकिन उतने पद नहीं है। जिस तरह से आईजी बना दिए गए हैं, आप देखिए चारों बड़े शहरों में आईजी की पोस्ट पर एडीजी बैठे हैं, ऐसे ही पुलिस मुख्यालय में तमाम पदों पर एडीजी रैंक के स्तर के अधिकारी बैठे हैं, जबकि वहां पे आईजी रैंक के अधिकारी बैठना चाहिए था। और यही स्थिति ऊपर भी है। यह स्थिति ऊपर भी है। तो पूरा जो पैरामिड रहता है पुलिस महकमे का वो बिगड़ सा गया है। उसको दुरुस्त करने के लिए पद मांगे हैं और कहा है कि ईओडब्ल्यू, लोकायुक्त सहित इन 4 जो संस्थाएं हैं, जिसमें 4 एसपी के पद है, 4 दोनों जगह पे, तो उनको भी आईपीएस स्तर के अधिकारियों को दे दिया जाए। वहां पे अभी एसपीएस स्तर के अधिकारी हैं। तो ये कैडर, एसपी रेल भी शामिल है। एसपी रेल भी शामिल। तो ऐसे तमाम पद मांगे गए हैं एडीजी स्तर के पदों के लिए, होमगार्ड से लेकर नक्सल मूवमेंट और आपके एंटी माफिया, एंटी करप्शन ब्यूरो में ऐसे पद मांगे गए ताकि बढ़ सके। लेकिन मजबूरी यहाँ आ गई कि जो नियम अनुसार 5% पद बढ़ा सकते हैं वो से ज़्यादा मांगे गए हैं, तो डीओपीटी ने उसने फिलहाल इनकार कर दिया। तो इस बात पे दोनों में चर्चा चल रही है कि किस तरह से समायोजन किया जाए, नहीं तो कई अधिकारी रिटायर हो जाएंगे। 30 साल ऐसे अधिकारी होगा जो एडीजी बने हुए, उनको डीजी बनना है, तो डीजी के भी पद मांगे हैं। अभी स्पेशल डीजी के तमाम पद बना दिए गए हैं जो कि स्वीकृत नहीं है, ये पद नहीं है, लेकिन आपको उनके अनुरूप प्रमोशन दे दिया गया है। तो ये गड़बड़ी की गई है राज्य स्तर से, इस पर भी डीओपीटी ने नाराजगी जाहिर की है। तो अब देखने की बात ये होगी कि जो प्रस्ताव भेजा गया है वो मंजूर किया जाता है कि नहीं, या नहीं मंजूर किया जाता तो कितने अधिकारी ऐसे हैं जो बिना आईपीएस बने रिटायर्ड हो जाएंगे। सबसे ज्यादा खामियाजा एसपीएस स्तर के अधिकारियों को उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल। हमारे साथ धनंजय प्रताप सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, प्रशासनिक मामलों की नब्ज समझते हैं। धनंजय जी, जिस प्रकार से जो काडर रिव्यू की बात ब्रजेश जी ने कही, और एक और चीज़ है कि जो आईपीएस अधिकारी है जो मंजूर पद नहीं है, हम रेंज में देख रहे हैं कि आईजी के पद पर एडीजी मौजूद हैं, डीजी के स्वीकृत पदों से ज़्यादा अधिकारी मौजूद हैं, तो वो अपना प्रमोशन तो समय समय पर लेते हैं और अब पद बढ़ाने के लिए तर्क दे रहे हैं कि जो राज्य पुलिस सेवा के अफसर है उनका प्रमोशन नहीं हो पाएगा। तो उसमें अड़ंगे भी वही ब्यूरोक्रेसी लगाती, यही अधिकारी होते, और एक आईएएस भी, आईपीएस के साथ साथ आईएएस भी अड़ंगे लगा देते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता इन सबके साथ अब वो समय आ गया है कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम भी लागू कर दिया जाए? देखिए, पुलिस कमिश्नर सिस्टम का तो एक अलग मसला है मनोज जी, लेकिन अभी जो कैडर रिव्यू का बात चल रही है उसमें ब्रजेश चौकसी जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि पुलिस का ढांचा जो है चरमरा गया है। ऊपर के
जितने पद हैं उसमें भारी संख्या में अफसर पहुंच गए हैं, और जहां मैदानी पद हैं, जहां युवा अफसरों को होना चाहिए, वहां की कमान बुजुर्ग अफसर संभाल रहे हैं। आप ये देख लीजिए कि पुलिस मुख्यालय में 50 से ज्यादा एडीजी बैठ रहे हैं। स्थिति ये आ गई है कि एडीजी को बैठाने के लिए जगह नहीं है, कोई काम नहीं है एडीजी के पास में। बिल्कुल ये स्थिति आ गई है कि जोन और रेंज में जहां आईजी के पद स्वीकृत हैं, उन पदों पर एडीजी को बैठाया जा रहा है। अब देख लीजिए, इससे पूरी व्यवस्था बिगड़ रही है। जहां डीआईजी और एसपी लेवल के अफसरों की बहुत कमी आ गई है मनोज जी, वहीं जो है एडीजी की भरमार हो गई है। अब देखिए मैदान में यानी कि दो चीजें हो गई कि पुलिस को हैंड चाहिए थे, बुजुर्ग अफसर मैदानी पोस्टिंग पा रहे हैं। ऐसा हो गया है धनंजय जी जैसे कि पुलिस को हैंड चाहिए थे लेकिन हेड दिए जा रहे हैं, और उस हेड के लिए फिर हैंडों की कमी पड़ रही है। उनको ड्राइवर भी देना है, अर्दली भी देना है, स्टाफ भी देना है। तो यानी जो पुलिस बल पहले से ही परेशान था, जिसकी कमी है स्टाफ की, वो और कम होता जा रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर मनोज जी, पुलिस मुख्यालय में ये स्थिति है एडीजी के बीच में कि काम नहीं होने के कारण बहुत सारे अफसर तो अवसाद की स्थिति में पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, चलिए आप बने रहिएगा हमारे साथ, अगली खबर का हम रुख करेंगे। तो मध्य प्रदेश की नई तबादला नीति मंजूर हो चुकी है, बावजूद तबादले 1 महीने आगे बढ़ा दिए गए। इसमें सबसे बड़ी वजह है जिलों के प्रभारी मंत्री घोषित नहीं कर पाना। नई सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने को है, लेकिन अब तक प्रभारी मंत्री तय नहीं हो पाए, जबकि तबादला नीति में जिलों में तबादले का अधिकारी प्रभारी मंत्रियों को ही बनाया गया है। इस कारण 1 अप्रैल से होने वाले तबादले अब 1 मई के लिए टाल दिए गए हैं। नई तबादला नीति से एक नया विवाद भी सामने आया है। इस नीति के कारण विभागीय मंत्री और प्रभारी मंत्री में भी टसल हो सकती है। इसके संकेत पिछली कैबिनेट बैठक में देखने को मिले, जब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ कह दिया कि आईपीएस और सीनियर अफसरों के तबादले मुख्यमंत्री करते हैं और जिलों में प्रभारी मंत्री तबादले करेंगे, तो फिर मैं क्या करूंगा। अभी तो तबादले टाल दिए गए, लेकिन 1 माह बाद क्या उपाय निकाले जाएंगे, ये देखने की बात होगी। तो इसी को हम समझेंगे ब्रजेश चौकसे के साथ, हमारे ब्यूरो हेड हैं, और उसके साथ धनंजय से भी इसको समझने का प्रयास करेंगे। ब्रजेश जी, जो तबादला नीति की बात हो रही थी उसको बढ़ा दिया है, कई सारे कारण, एक कारण प्रभारी मंत्रियों का भी है, लेकिन क्या इकलौता कारण है? क्योंकि आप घोषित तौर पे तबादले ना कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं हर एक दूसरे दिन में तबादला लिस्ट निकल रही है। तो फिर इसका औचित्य क्या है? आप तारीख घोषित करने की जरूरत क्या है? निश्चित तौर पर मनोज जी, तबादले तो पूरे साल भर चलते हैं, मुख्यमंत्री समन्वय से तबादले होते भी हैं, लेकिन अब जो जिलों में जो तबादले करने के जो एक नई तबादला नीति आए हैं उसमें तो संशोधन किए गए हैं कि जिलों में तबादला प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से होंगे, और इसके साथ ही जिन लोगों के 1 साल में तबादले हो चुके हैं उनके तबादले ना किए जाएंगे। तो इससे प्रावधान लाए हैं नई तबादला नीति में, जिसको मंजूरी दे दी गई कैबिनेट द्वारा। साथ ही जब वो कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई, नीति पर चर्चा हुई, तो वहाँ कई तरह से मंत्रियों ने अपने पक्ष रखे कि किस तरह से तबादले किए जाएंगे। अभी तो प्रभारी मंत्री ही नहीं बने हैं, तो तबादला कैसे करेंगे प्रभारी मंत्री। उसमें ही गृह मंत्री ने एक बात और कही कि मुख्यमंत्री समन्वय से आईपीएस अधिकारियों के तबादले हो जाते हैं, और एक पुलिस महकमे में एक तबादला बोर्ड है। ये तबादला बोर्ड एसपीएस स्तर के अधिकारियों का तबादला करता है, इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों के तबादले करता है। तो इसके बाद अब बाकी जिले में जिला प्रभारी मंत्री तबादले करेंगे, तो मैं क्या करूंगा। तो इससे एक साफ है कि अब मंत्रियों, विभागीय मंत्रियों में और जिले के प्रभारी मंत्रियों में कहीं ना कहीं टसल सी देखने को मिलेगी इस नई तबादला नीति से। तो फिलहाल ऐसे जो बात मुद्दे सामने आए, इसके कारण इसको टाल दिया गया 1 महीने। 1 अप्रैल से होना चाहिए था, अब 1 माह आगे बढ़ा दिया गया कि मई से तबादले के लिए खुलेगी। हालांकि तबादले हो रहे हैं। साथ ही देखिए, आप आईएएस अफसरों के तबादलों की लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। कई बार कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में भी ऐसा जिक्र आया है कि मुख्यमंत्री जल्दी आईएएस अफसरों के तबादले करेंगे। वो भी एक प्रतीक्षारत है सूची, लेकिन अभी तक जारी नहीं हो पाई है। तो तबादलों को लेकर, बड़े अधिकारियों के तबादलों को लेकर मामला अटका हुआ है। आप देखिए, 1 साल हो गया है नई सरकार को, सरकार बदले हुए, कांग्रेस सरकार को जाए हुए और नई सरकार को आए हुए 1 साल हो गया है, लेकिन अभी तक प्रभारी मंत्री नहीं बने हैं। अजय बिश्नोई से लेकर तमाम कुछ नेताओं ने भी सवाल उठाए थे कि प्रभारी मंत्री बना दिए जाएं, क्योंकि बहुत सारे मुख्यमंत्री ने तो कह दिया था ना, मैं हूं ना, मैं हूं। तो बहुत सारे काम जो जिलों में समीक्षा होनी चाहिए, काम में तेजी आनी चाहिए, वो सब अटके हुए हैं। कई काम प्रभारी मंत्री यदि समीक्षा बैठक करते हैं तो तेजी आती है, लोगों के मुद्दों की बात सुनी जाती है, कार्यकर्ता उनसे जाके अपनी शिकायत कर सकते हैं, लेकिन सारे तमाम अटके हुए हैं। उसकी वजह भी है कि ये भी आ रही है कि सिंधिया खेमा चाहता है कि उनके पसंदीदा जिलों में उनको प्रभार मिले, प्रभारी मंत्री बने। तो बहुत सारे फैक्टर हैं इसमें, इस तबादले की तारीखों को आगे बढ़ाने के लिए। एक तो मंत्री का वो डिसीजन नहीं हो पा रहा है, और
आईएएस लॉबी भी एक सक्रिय है उसमें कि किस तरह से उनको जिलों के प्रभार चाहिए, जिलों का वो चाहिए, तो किस तरह से तबादले हों। पहले जो संकेत दिए थे मुख्यमंत्री ने 2 बैठकों में, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, के जो अधिकारी काम नहीं कर रहे थे उनको हटा दिया गया था। इसके बाद से लगातार ये उम्मीद की जा रही थी कि समीक्षा के बाद आईएएस अधिकारियों, आईपीएस अधिकारियों में फेरबदल होगा, जो काम नहीं करते हैं उनको मुख्यालय में या लूप लाइन में बिठा दिया जाएगा और नए अधिकारियों को। तो बहुत लंबे समय से आईएएस और आईपीएस इस सूची की प्रतीक्षा कर रहे हैं। धनंजय जी, जो टकराव की बात ब्रजेश जी ने की है, तो पिछली सरकार का भी एक उदाहरण है कि जब हमने देखा था कि तब के स्वास्थ्य मंत्री ने एक डॉक्टर का तबादला कर दिया था। वो डॉक्टर साहब एक मंत्री के भाई थे। उसके बाद उन मंत्री जी ने उन मंत्री जी के एक भाई का, जो कि शिक्षा विभाग में कार्यरत थे, उच्च शिक्षा में, उनका ट्रांसफ़र कर दिया था। बाद में दोनों ने एक दूसरे से बात की और ट्रांसफ़र कैंसिल कर दिए। तो या तो इस प्रकार की टसल देखने को मिलेगी प्रभारी मंत्री और विभागीय मंत्री में, या ये हो सकता है कि तुम हमें हाजी कहो, हम तुम्हें काजी कहें। लेकिन इस बीच जो नीचे नौकरशाही का जो मजे हैं, क्योंकि प्रभारी मंत्री नहीं है तो जिला योजना समिति की बैठकें नहीं हो रही है, लोग अपनी सुनवाई कहाँ कर, कोरोना में आदमी वैसे ही कहीं आने जाने में घबरा रहा है। तो अगर प्रभारी मंत्री होते तो कम से कम अपनी वो बात रख सकता था, सरकार के संबंध में बात रख सकता था, संगठन के संबंध में बात रख सकता था। वो प्रभारी मंत्रियों के खौफ के कारण थोड़ा अफसरों में भी एक भय का वातावरण रहता, वो कामकाज ठीक से करते। हाँ मनोज जी, बात तो सही है। प्रभारी मंत्री रहता है तो काफी जनता के लिए सहूलियत होती है कि क्या होता है, वो कलेक्टर और एसपी से तो अप्रोच नहीं कर सकता आम आदमी, लेकिन वो प्रभारी मंत्री तक के जरूर पहुंच जाता है अपनी बात करने के लिए, अपनी समस्या बताने के लिए, और काफी हद तक के कई बार उसका समाधान भी हो जाता है। लेकिन अभी प्रभारी मंत्री के नहीं होने से वाकई में जिलों में स्थिति जो है वो गड़बड़ चल रही है। और जो आने वाले समय में तबादले से सरकार ने पाबंदी हटाई है, इसमें और विचित्र स्थिति बनने की पूरी संभावना है मनोज जी। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, जैसे जो ब्रजेश जी कह रहे थे ना, तो इसमें विभागीय मंत्री और प्रभारी मंत्री के बीच में टकराव हो सकता है। लेकिन मैंने ये देखा था मनोज जी, पिछले जो 15 महीने की कांग्रेस के कार्यकाल में जब एक बार तबादला ओपन हुआ था, तो उस दौरान क्या किए थे कि जैसे प्रभारी मंत्री, 2 जिलों के प्रभारी मंत्री थे, दोनों की आपस में दोस्ती थी, तो दोनों ने बिल्कुल अपने हिसाब से अंडरस्टैंडिंग बना दी थी कि भैया तेरी लिस्ट मैं ओके कर दूंगा, मेरी लिस्ट तू ओके कर देना। कुल मिलाकर के जो है तबादला नीति में जो है आम कर्मचारी को बहुत ज्यादा राहत नहीं मिल पाती है। तबादला नीति में भी जो है बहुत ज्यादा प्रावधान संवेदनशील होकर के नहीं बनाए गए हैं। जैसे पति पत्नी का समायोजन को तबादला नीति में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। एक मामला आया भी था जिसमें अमिताभ बच्चन को हस्तक्षेप करना पड़ा था। हाँ, बताइए ना भाई, निश्चित तौर पे अमिताभ बच्चन को हस्तक्षेप करना पड़ा था, उन्होंने बोला भी था। दूसरी चीज कि एक नियम होता था पहले मनोज जी की, रिटायरमेंट के 2 साल पहले जो है कर्मचारी को उसके गृह क्षेत्र में पदस्थ कर दिया जाता था। आजकल वो तबादला नीति से वो पॉइंट ही गायब रहता है। बीमार कर्मचारियों को उनकी सहूलियत की जगह दे दी जाती थी, वो पॉइंट भी गायब रहता है। कुल मिला के दूसरी चीज देखिए, आप एक कर्मचारी जो है एक जगह जमा हुआ है, वो बरसों जमा रहता है, उसका कोई रोटेशन नहीं है। पहले पुरानी सरकारों में ये हुआ करता था कि किसी भी कर्मचारी अधिकारी को 3 साल हुए तो उसका तबादला जिले से बाहर कर दिया जाता था। अभी विधानसभा में मामला आया था कि 26 साल से एक अधिकारी एक ही जगह पर जमा हुआ है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश में ये स्थिति है कि वो सरकार कोई भी रहे, विधायक, सांसद, मंत्री कोई भी रहे, वो बस चाटुकारिता करते रहते हैं, महीना पहुंचाते रहते हैं और एक ही स्थान पे जमे रहते हैं। लेकिन एक उलट स्थिति और भी है ना धनंजय जी। पिछली सरकार की बात करें तो जयवंत सिंह पवैया ने कहा था कि मध्य प्रदेश में प्रोफेसर इतने शक्तिशाली हैं कि जब उनका ट्रांसफ़र करें तो वो प्रधानमंत्री को छोड़ के सारे लोगों से फ़ोन करवा देते हैं, अप्रोच लगा लेते हैं ट्रांसफ़र रुकवाने की। और एक उदाहरण इसी सरकार में है कि गोविंद सिंह राजपूत ने जिस कैबिनेट का बैठक का जिक्र ब्रजेश जी ने किया, कि उसी में उन्होंने कहा था कि पटवारियों के लिए कुछ करिए मुख्यमंत्री जी, क्योंकि उनके तबादले में पसीने छूट जाते हैं। तो ये 2 तस्वीर और भी हैं इस प्रदेश में, ब्यूरोक्रेसी की भी और मंत्रियों की भी। निश्चित तौर पे ये पटवारी और ये पुलिस के इंस्पेक्टर वगैरह तो इतने ताकतवर होते हैं कि 2-2, 4-4 मंत्री को जेब में लेके घूमते हैं मनोज जी। ये मतलब कोई अटपटी बात नहीं है, मैंने चौंकाने वाली बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, हम आप सब जानते हैं निश्चित तौर पर इनकी ताकत कितनी होती है जी। लेकिन इसका फिर उपाय क्या है? क्योंकि अगर जब ट्रांसफर नीति, आप अगर एक कोई गरीब आदमी है मनोज जी, इसका सिर्फ एक है कि जिस दिन ट्रांसपेरेंट पारदर्शी तबादला नीति बनेगी कि एक पुलिस का इंस्पेक्टर एक जिले में 3 साल से ऊपर नहीं रह पाएगा, तो निश्चित तौर पे इससे गवर्नेंस में सुधार आएगा, कानून व्यवस्था में सुधार आएगा, आम आदमी को राहत मिलेगी। जब तक के ट्रांसफर पॉलिसी में भ्रष्टाचार के लिए पूरा लीकेज बना रहेगा, तब तक के क्या है, कोई बहुत ज्यादा गवर्नेंस के सुधार की कल्पना भी नहीं की जाना चाहिए।
एक और चीज़ है ब्रजेश जी, जो तबादले की बात हो रही है कि मई में कर दिए, ठीक है, प्रशासनिक कारण जो भी हमने बताए हैं, लेकिन एक और दिक्कत भी है क्योंकि जब चुनाव का समय रहेगा, अगर नगरीय निकाय के चुनाव की तारीख घोषित हो जाती है, इसके साथ ही बच्चों के स्कूली एग्ज़ाम की बात हो रही है क्योंकि कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, कई सारे जो 12th की 10th की परीक्षा है वो होना है, और अचानक से जब उस कर्मचारी का ट्रांसफ़र होगा तो उसके सामने एक नई समस्या होगी कि अगर मई में उसका ट्रांसफ़र आप करते हैं या 15-20 तारीख तक करते हैं और वो रिलीव होते होते पता चला कि मई एंड आ गया, जून की शुरुआत है, फिर बच्चों के एडमिशन के लिए उसको परेशान होना होगा। तो आपको नहीं लगता इस तबादला नीति में सारी चीज़ों का भी सरकारों को ध्यान रखना चाहिए कम से कम? निश्चित तौर पे मनोज जी, तबादला नीति में बहुत सारी खामियां हैं। यदि हम एक पूर्व मुख्य सचिव की बात को माने तो उनका कहना था कि तबादला नीति होना ही नहीं चाहिए। तबादला नीति जब आप साल भर तबादले कर रहे हो मुख्यमंत्री के समन्वय से, तो फिर एक महीने खोलने की क्या जरूरत है? उसमें आपको व्यापक तरीके से तबादले करते हो, जिन लोगों के तबादले नहीं होना चाहिए उनके भी तबादले कर दिए जाते हैं। पिछली सरकार की मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहूंगा मनोज जी, कि एक मंत्री जी सुबह तबादला कराते थे, शाम को निरस्त करा देते थे। तो ऐसे दर्जनों उदाहरण थे। तो मंत्रियों की भी मनमानी पे किसी तरह से अंकुश लगे, जैसे कि धनंजय जी ने कहा कि पारदर्शिता होना चाहिए, आपका शीर्ष नेतृत्व ईमानदार होना चाहिए। जिस तरह से पिछली बार सरकार ने शिक्षकों के तबादले किए थे समन्वय के, ऑनलाइन आप आवेदन कीजिए, आपका पूरा डाटा होना चाहिए कि आप 5 साल से किस जिले में हैं और उस जिले में ही जा सकते हो आप जहां पे कि आपकी जरूरत है जी। इस तरह का कोई एक वो बनाना चाहिए, जिस तरह से पुलिस वालों का, सिपाहियों का पुलिस मुख्यालय ने बनाया है कि वो किस तरह से 5 साल यदि एक जिले में है, एक क्षेत्र में है, तो उनके तबादले कर दिए जाएंगे। उस पर प्रक्रिया में चल रहा है। लेकिन आप देखिए कि बड़े अधिकारियों के मामले में ऐसा नहीं होता है। वो मनमर्जी से जहां चाहते हैं राजनीतिक हस्तक्षेप करा के, अपने पावर का उपयोग करा के मनमर्जी से तबादले कराते हैं, और तबादले साल भर चलते हैं। आप मई में जो आप कह रहे हो तबादले होंगे, तो निश्चित तौर पे चुनाव होंगे, तो सरकार उससे पहले ही अपनी मनमर्जी से तबादले कर देती है, अपनी मनमर्जी से जहां पे अधिकारियों को जिनको बिठाना चाहिए वहां बिठा देती है। काम का कोई वो नहीं रहता। आप कितने राजनीतिक रूप से आप पहुंच रखते हैं, कितना राजनीतिक लाभ पहुंचा सकते हैं राजनीतिक दलों को, उस हिसाब से तबादले होते हैं। तो ये तबादले में जो एक नीति है, इसको पारदर्शिता लाना चाहिए कि 3 साल यदि आप नियम है, बाकायदा गाइडलाइन है कि आप 3 साल तक एक जिले में रहोगे, 3 साल तक एसपी रहोगे, टीआई इतने समय तक रहोगे, और इस सिपाही तक यहाँ इस तरह रहोगे। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि हम देखते हैं कि एक एक अधिकारी का साल में 3-3 बार तबादला हो जाता है। एक अधिकारी हमारे यहाँ आए थे, उन्होंने कहा था कि मेरा अब तक की सेवा में 25 बार तबादले हो चुके हैं। बिल्कुल। तो देखिए आप ऐसे उदाहरण भी हैं कि काम कर और रहा है ऐसे भी उदाहरण है कि वो कहने को तो इंडियन पुलिस सर्विस के अधिकारी हैं, लेकिन उनको इंदौर पुलिस सर्विस का अधिकारी भी कहा जाता बिल्कुल। था। उनमें से भोपाल में कई भी सारे देख लीजिए, मौजूद राजधानी में ऐसे हैं, घूम फिर के यहीं आ जाते हैं। इंदौर में देख लीजिए आप, पूरी नौकरी इंदौर में चली वो जाती है इसीलिए अधिकारियों। वो इंदौर तो ऐसा पुलिस क्यों? सर्विस के अधिकारी होकर हाँ। रह गए थे आईपीएस। तो ये भी सरकार को देखना होगा कि सबको मौका मिले। हो सकता है उनसे ज्यादा सक्षम लोग हों जो लूप लाइन में हैं, तो वो अच्छा काम करके दिखा सकते हैं। तो आपको तबादला नीति में जो लूप होल्स हैं, जो धनंजय जी ने भी बताए हैं, उसको पूरी पारदर्शिता तरीके से लाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो आरोप लगते हैं सरकार पे कि तबादला उद्योग चला रखा है, तो वो जो उद्योग का आरोप लगता है ना, वो कहीं ना कहीं इससे मिट सकता है पारदर्शिता से, कि आपने देखिए इनका तबादला किया है, यहाँ पे 3 साल रहे थे, अब यहाँ कर दिया, इनने अच्छा काम किया, इनको अच्छी जगह भेज दिया। हम देखते हैं जिस पे सरकार कार्रवाई करती है, जिन पर आरोप लगते हैं, उनको 2 महीने बाद, 3 महीने बाद दूसरी जगह और अच्छी जगह पोस्टिंग कर दी जाती और है। शायद अगर डॉक्टरों से इसकी शुरुआत हो तो प्रदेश के लिए सबसे अच्छा होगा। बहरहाल अगली खबर का रुख करेंगे, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। तो मध्य प्रदेश सरकार के कई सारे फैसले ऐसे हैं जिनको लेकर चर्चा होती रहती है, लेकिन एक जारी फरमान जो पिछले दिनों हुआ है, लोकायुक्त पुलिस उसको लेकर उलझन में है। स्पेशल कोर्ट ने लोकायुक्त पुलिस की एक खात्मा रिपोर्ट को खारिज कर एसीएस गृह राजेश राजौरा के खिलाफ फिर से जांच करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि किसी भी अधिकारी के खिलाफ लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू सहित अन्य जांच एजेंसियां जब तक जांच शुरू नहीं कर सकती कि जब तक विभाग प्रमुख या सक्षम स्तर से अनुमति नहीं मिल जाए। इसके पहले भ्रष्टाचार के मामलों में जांच एजेंसी जांच के बाद सिर्फ चालान पेश करने के लिए अनुमति मांगती थी, लेकिन अब उन्हें जांच के लिए अनुमति मांगना पड़ रही है। इस मामले में चूंकि कोर्ट ने आदेश दिया है, इस कारण लोकायुक्त पुलिस कानूनविदों से राय ले रही है। ज्ञात रहे कि 14 साल पूर्व बिना अनुमति 47 लाख रुपए के इंजेक्शन खरीदी के मामले में लोकायुक्त पुलिस ने जांच की थी। इसमें 7 साल पूर्व खात्मा लगा दिया गया था, लेकिन अब कोर्ट में जांच के आदेश दिए हैं। तो इसी को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ब्रजेश जी, 7 साल बाद कह सकते हैं कि बोतल से जिन्न निकला है, लेकिन क्या लग रहा है कि मुकाम तक पहुंचेगा? क्योंकि जांच एजेंसियां जो ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त की बात करें, इनके बारे में कहा जाता है कि ये शेर तो हैं, लेकिन इनके दांत और नाखून सरकारों ने उखाड़ रखे हैं। ये केवल दहाड़ सकते हैं, काट नहीं सकते हैं, चीर फाड़ नहीं कर सकते हैं।
देखिए मनोज जी, ये एक उदाहरण ये साबित करने के लिए भी पर्याप्त है कि ब्यूरोक्रेसी कितनी हावी है। वो अपने हिसाब से यदि कोई बड़ा अधिकारी फंसता है, चाहे हम राजौरा जी की बात करें या इससे पहले मुख्य सचिव रहे हैं SR मोहंती की बात करें, बिल्कुल। मोहंती के मामले में भी तो और दिलचस्प हुआ था मनोज जी, ईओडब्ल्यू ने जांच की, उनको जांच करने के बाद पहले आरोपी बताया, कोर्ट में उनके खिलाफ चालान पेश करने की अनुमति मांगी, सरकार ने पहले अनुमति नहीं दी, फिर किसी तरह अनुमति दी तो चालान पेश करने से पहले वो ऊपर चले गए और फिर उनको बीच में क्लीन चिट दे दी गई, नई सरकार आई तो, और वो मुख्य सचिव तक पहुंच गए। इससे पहले लिफाफा बंद करके उनको प्रमोशन भी दे दिया गया, जबकि दो प्रमोशन दे दो दिए, प्रमोशन थे। आप इसके बाद देखिए सरकार बदलती है, फिर वही ईओडब्ल्यू जो जांच करती है, पहले उनको दोषी मानती है, फिर क्लीन चिट देती है, फिर उनको दोषी करार देके कोर्ट में बाकायदा आवेदन देती है कि इनको आरोपी बनाया जाए। तो जांच एजेंसियां किस तरह कठपुतली बनी हुई हैं। अब ऊपर से सरकार ने एक फरमान जारी किया है, ये सरकार ने, केंद्र सरकार की वो थी कि जो ईमानदारी से काम करते हैं उन्हें बेवजह आरोपों में फंसाया ना जाए, इस कारण जिसकी जांच की जाए। यदि भ्रष्टाचार किसी ने कोई योजना पे काम कर रहा है तो ये देखना चाहिए कि वो उसकी मंशा क्या है, इस आधार पर कि वो निडर होकर कोई भी मामले में फैसला ले सके, डरे ना। इस कारण ये आदेश लाए थे, लेकिन उसको मध्य प्रदेश के अधिकारियों ने किस तरह से उसका उपयोग किया और कैसे निर्देश जारी करवाए कि आप यदि अनुमति लेंगे पहले, यदि कि भ्रष्टाचार के मामले में यदि किसी की जांच कर रहे हैं आप, ये सीनियर अधिकारियों के जो निर्णय लेने वाले हैं बिल्कुल। उन पर लागू होता है। लेकिन उन्होंने एक तरह से ऐसा गफलत भरा निर्देश जारी किया है जांच एजेंसियों को जो भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करती हैं कि आपको किसी भी अधिकारी कर्मचारी की जांच करना है भ्रष्टाचार के मामले में तो पहले अनुमति लेना होगी, जबकि वो उन अधिकारियों के लिए था जो निर्णय लेने वाले होते हैं। इस मामले में चूंकि 7 साल बाद सिर्फ स्पेशल कोर्ट ने उस खात्मे को खारिज कर दिया जो लोकायुक्त पुलिस ने जांच में लगाया था और क्लीन चिट दे दी थी। 37 लाख के इंजेक्शन का घोटाले का मामला था जो बिना जरूरत के खरीद लिए गए थे स्वास्थ्य विभाग द्वारा, तब राजौरा उसके प्रमुख थे। स्पेशल कोर्ट ने माना कि इसमें दोषी पाए जाते हैं या तो इसकी फिर से जांच की जाए, इनको क्लीन चिट नहीं दी जाए, खात्मा रिपोर्ट को खारिज कर दिया। अब लोकायुक्त के सामने वही जो 3 महीने पहले जो निर्देश जारी किए हैं सरकार ने, जो पत्र जारी किया वो आड़े आ गया है कि अब नए सिरे से जांच करने के लिए क्या सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए कानूनविद से राय ली जा रही, क्योंकि ये मामला कोर्ट का है, कोर्ट ने निर्देश दिए हैं, तो अब सरकार की माने या कोर्ट के निर्देश की माने, बड़ी उलझन में। इस कारण ये राय ली जा रही है ताकि उसकी नए सिरे से जांच शुरू हो सके। चलिए, राय की तो बात अलग है धनंजय, लेकिन 2 उदाहरण हैं कि पहले इस देश में एक आईपीसी होती थी, अब पहले 2 होती थी कि जम्मू कश्मीर में रणवीर आईपीसी चलती थी, लेकिन 2 उदाहरण हैं। जांच एजेंसी के 4 अफसर, अरुण मिश्रा हो, संजय माने हो, मधु कुमार बाबू हो, जिनके खिलाफ आरोप थे, चुनाव आयोग ने चिट्ठी लिखी लेकिन सरकार एफआईआर का फैसला नहीं कर पाई। उन्हीं जांच एजेंसी जो ब्रजेश जी ने भी उदाहरण दिया SR मोहंती का, बीके कुठियाला के खिलाफ जांच करती है, वारंट जारी होता, गिरफ्तारी की नौबत आती है, लेकिन जैसे ही निजाम बदलता है वही जांच एजेंसी, वही अफसर उनको क्लीन चिट दे देते हैं। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये इसमें एक सिस्टम में सुधार की जरूरत है कि अब जब एक ही आईपीसी पूरे देश में है तो फिर आप चेहरा देख के कार्रवाई क्यों की जाती है? देखो मनोज जी, इसमें सुधार की कोई गुंजाइश है नहीं जी। दरअसल ये संस्थाएं चाहे ईओडब्ल्यू हो या लोकायुक्त हो, ये भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए बनाई गई थी। इनको वॉचडॉग जैसी संस्था का दर्जा दिया गया था और निश्चित तौर पे ऐसा नहीं है कि ये संस्थाओं ने काम नहीं किया। इन संस्थाओं ने, मध्य प्रदेश में तो खासतौर पर दोनों संस्थाओं ने बहुत अच्छा काम किया था और राष्ट्रीय स्तर पर दोनों संस्थाओं की एक अलग पहचान थी। लेकिन पिछले कई अपन सालों की बात करें या बल्कि 2 दशक की बात करें तो ये संस्थाएं भ्रष्टाचार नियंत्रण के बजाय भ्रष्टाचार का केंद्र बन गई। बिल्कुल। सिर्फ दलाली, कमीशन खोरी के अलावा दोनों संस्थाओं में कोई काम नहीं होता। आपको उदाहरण के तौर पे हम बता सकते हैं जी, बिल्कुल। अभी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रहे मधु कुमार को किस बेशर्मी के साथ में लोकायुक्त संगठन ने क्लीन चिट दी है, मतलब शर्मनाक है पूरे देश के लिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आप देख लीजिए कि लोकायुक्त संगठन ने अपनी जांच में माना है कि उनने लिफाफों में गोपनीय रिपोर्ट ली। अरे आप एक बात बताइए, गोपनीय रिपोर्ट ली तो क्या आगर मालवा के एसपी को उस गोपनीय रिपोर्ट लिए जाने की कोई सूचना थी? वो गोपनीय रिपोर्ट क्या कहीं किसी रिकॉर्ड में दर्ज है? ऐसे किसी तथ्य को जानना ही नहीं चाहा लोकायुक्त ने। बिल्कुल। और गेस्ट हाउस में या रेस्ट हाउस में थोड़ी ना कोई गोपनीय रिपोर्ट लेगा, उसके लिए उनका ऑफिस है। हाँ, लिफाफे क्यों छिपाए जा रहे थे? कोई मतलब इसको बेशर्मी की इसके बाद कोई बचता ही नहीं कहने के लिए इनको। बिल्कुल। यानी अगर हम ये कहें कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट संस्था यही है तो कोई उसमें संकोच की बात नहीं।
यानी कि और इसे भी किया। यानी कि जिस दवा का इजाद कीड़े मारने के लिए किया गया था उसी दवा में कीड़े पड़ गए हैं। और क्या, घुन लग गए हैं चारों तरफ। जी दूसरी चीज आप यूडब्ल्यू का हाल देख लीजिए कि उनके पैसे, उनके जो अफसर हैं वही पैसे बटोरे, अवैध वसूली कर रहे थे, धन वसूली कर रहे थे, उगाही कर रहे थे। बिल्कुल। तो अब ऐसी संस्थाओं से भ्रष्टाचार नियंत्रण की बात करना मुझे लगता है कि बड़ा भारी मजाक जैसा है। लेकिन कुछ एक सुधार की तो जरूरत है और उसकी शुरुआत करना भी चाहिए। तो जैसे जिस जांच की आप बात कर रहे थे जी कि स्पेशल कोर्ट ने आदेश दिया है, देखिए क्या है कि इसमें कानूनविद की राय लेने की जरूरत ही नहीं है। दरअसल भ्रष्टाचार नियंत्रण की ये जो एजेंसी है ना, जी ये लोग सिर्फ ये देखते रहते हैं कि हमको लीकेज कहाँ मिल जाए, कौन सा नियम लगा करके हम जांच बंद कर दें और सामने वाले को क्लीन चिट दे दें। तो इसी ये का फायदा मामला 14 साल पुराना है, जिसमें कोई भी आदेश आज का लागू नहीं हो सकता। बिल्कुल। कोई आदेश भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं हो सकता। जबरदस्ती नौटंकी करते हैं ये तो मतलब जो बेसिक चीज़ आपको पता, हमको पता, दर्शकों को पता है, उसको ये कानूनी रूप में उलझाना चाह रहे हैं और एक लूप होल तलाशना चाह रहे हैं, ताकि क्योंकि वो SES भी गृह विभाग के हैं, तो गृह विभाग के अंडर में ही सारी एजेंसी आती है, तो बोस को खुश करने के लिए रास्ते तलाशे जा रहे हैं, ये हम कह सकते हैं। देखिए मनोज जी, जैसे कि केंद्र सरकार ने, मैं इसमें कुछ कहना जी, चाहूँगा, केंद्र बिल्कुल। सरकार ने कहा कि पर्यावरण के मामले में कहा कि यदि अनुमति नहीं मिलती है, एक समय सीमा के बाद स्वतः मान ली जाए कि अनुमति हो गई। तो जी। लोकायुक्त तो ईओडब्ल्यू को भी यदि सरकार को वो चालान की अनुमति के लिए पत्र लिखते हैं, चालान की अनुमति मांगते हैं या जांच की अनुमति मांगते हैं, तो या तो उसको आप रद्द कीजिए या फिर बताइए कि अभी तो नहीं तो एक समय सीमा निर्धारित कर दीजिए कि 1 महीने में यदि सरकार आपको अनुमति नहीं देती जांच की या चालान की अनुमति नहीं देती, तो लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू को स्वतः ऐसा संज्ञान हो कि वो 1 महीने बाद चालान पेश कर दें, या लेकिन सरकार लेकिन या हम सरकार इतना बताए कि जी, हम अनुमति नहीं दे रहे हैं, इस वजह से नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन आप वो समय सीमा जब निर्धारित करेंगे, लेकिन हमारी एक समय सीमा निर्धारित है, इसलिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया इसमें भाग लेने के लिए। तो निश्चित तौर पर पावर कॉरिडोर में आज बस इतना ही। तो अगले हफ्ते मिलेंगे सरकार के कुछ नए फैसलों की अंतर्कथा के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि TV। नमस्कार।